हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्कूल परीक्षा। आज की इस वीडियो में हमारा जो विषय है यानी हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक है, यानी 1857 की क्रांति, जिसको हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आज इसी टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे, तो लेट्स स्टार्ट। जब हम बात करते हैं ना 1857 रेवोल्यूशन की, ये 10 मई 1857 को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, एक बात और, इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों कहते हैं? क्या इससे पहले कोई रिवॉल्ट नहीं हुआ था? क्या इससे पहले ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके खिलाफ किसी ने आवाज़ नहीं उठाई थी? ऐसा नहीं है। इससे पहले भी क्या बहुत सारे रिवॉल्ट हुए थे, बट वो सारे रिवॉल्ट क्या बहुत छोटे स्केल पे हुए थे। इतने बड़े स्केल पे, इतने मैसिव स्केल पे क्या ईस्ट ईस्ट क्या कहते हैं ईस्ट कंपनी उस मतलब क्या कहते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई गई थी। ठीक है, उससे पहले जैसे 1806 में रेवोल्यूशन 1806 में रिवॉल्ट हुआ था, 1824 में बैरकपुर में रिवॉल्ट हुआ था, और उसके बाद भी कई रिवॉल्ट हुए थे, बट वो सारे क्या बहुत छोटे स्केल पे हुए थे। लेकिन जब हम बात करते हैं ना 1857 के रेवोल्यूशन की, ये बहुत बड़े स्केल पे हुआ था। ये इंडिया के नॉर्थ ईस्ट और क्या कहते हैं वेस्ट साउथ की तरफ ये कम हुआ था, बट ऑलमोस्ट बाकी हर जगह ये रिवॉल्ट बहुत बड़े स्केल पे हुआ था। ये स्टार्टिंग तो मिलिट्री कॉजेज़ की वजह से हुआ था, बट इसमें क्या बहुत सारे जो राज्य थे यानी राजा थे उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट करा था। ओके, तो ये रिवॉल्ट स्टार्ट कब हुआ? ये रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था 10 मई को। ठीक है, 10 मई के दोपहर को, 10 मई 1857 दोपहर को क्या होता है, क्या कहते हैं जो मेरठ छावनी है, मेरठ कंटेनमेंट जोन है, उसके जो सोल्जर हैं वो क्या रिवॉल्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके सोल्जर रिवॉल्ट कर देते हैं और वो क्या है वहाँ से जितने भी हथियार होते हैं हथियारों को लूट के और अपने ऑफिसरों पे हमला करके वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, चाहे वो डाकघर हो चाहे अदालत हो, ठीक है, जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर जितने भी सरकारी ऑफिसर्स होते हैं सब पे वो कब्जा लेते हैं। ठीक है, पहले तो ये सिर्फ पैदल सोल्जर्स होते हैं, बट धीरे धीरे क्या कैवेलरी यानी जो घुड़सवार सोल्जर्स होते हैं वो लोग भी इनको ज्वाइन कर लेते हैं, और एक बहुत मैसिव स्केल पे ये क्या रिवॉल्ट फैल जाता है। और ये लोग क्या कहते हैं, ये लोग दिल्ली की ओर बढ़ने लगते हैं। 11 मई को ये लोग दिल्ली पहुँच जाते हैं। बट सवाल ये उठता है कि ये रिवॉल्ट हो क्यों रहा है? ठीक है, ये जो हम बात करें कि मेरठ जो छावनी थी वहाँ पर ये रिवॉल्ट स्टार्ट हो गया और इतने ऑफिसर हो गए, इन्होंने मार दिया, और सरकारी अदालत यानी सरकारी ऑफिसर्स सब पे अटैक इन्होंने कर दिया। बट ये सारी चीज़ें हो क्यों रही थी? इन लोगों ने ऐसा करा क्यों था कि इन्होंने ये रिवॉल्ट क्यों करा था? ऐसे कौन से कॉजेस थे जिनके वजह से ये सारे रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ? तो आज हम क्या उसी के बारे में जानेंगे, जिसके अंदर क्या हम पॉलिटिकल कॉजेस के बारे में देखेंगे, सोशल कॉजेस, इकोनॉमिक कॉजेस, मिलिट्री कॉजेस, और इंस्टेंट कौन सी रीज़न थी जिसके वजह से ये रिवॉल्ट हुआ। क्योंकि कोई भी रिवॉल्ट क्या एक दिन में नहीं होता, उससे पहले क्या बहुत सारी चीज़ें, उसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। ठीक है, जिसके वजह से क्या वो रिवॉल्ट होता है। तो आज हम उसी को देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिटिकल कॉजेस। ठीक है, पॉलिटिकल कॉजेस में अगर हम देखें, पॉलिटिकल कॉजेस में सबसे पहले हमारा है द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस। ठीक है, द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस ये लॉर्ड वेल्सली द्वारा लाया गया था 1798 में। ठीक है, बेसिकली इसके अंदर ये कहा गया था, इस पॉलिसी के अंदर ये कहा गया था कि जो राज्य हैं यानी जो स्टेट हैं, बड़े स्टेट हो चाहे छोटे स्टेट हो, उनको क्या है ब्रिटिश आर्मी अपने राज्य में रखना होगा और उनके खुद के खर्चे पे। ठीक है, देखो इसमें लिखा हुआ है अंडर दिस पॉलिसी द नेटिव स्टेट हैड टू द मेंटेन ए ब्रिटिश आर्मी। ठीक है, इनको क्या ब्रिटिश आर्मी अपने खर्चों पे अपने यहाँ रखना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, और जो इनके जो इन हाँ, और क्या करना पड़ेगा, और इनके जो दरबार है, ठीक है, यानी इनके जो राज्य दरबार हैं उनके अंदर क्या है, इनको अपना एक सलाहकार रखना पड़ेगा। ठीक है, इनकी जो राज्यसभा होती है, ठीक है, जिसमें सारे फैसले लिए जाते हैं, उसके अंदर क्या है जो ब्रिटिश एक सलाहकार, इनको क्या अपने राज दरबार में अपने ब्रिटिश सलाहकार भी रखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके अंदर
क्वेश्चन ये आता है कि ये लोग ये साइन क्यों करेंगे, ठीक है। जो ईस्ट इंडियन कंपनी ना, ये पहले क्या करते हैं, छोटे छोटे स्टेट के बाद जाके ये बोलते हैं इस पॉलिसी के अंदर कि अगर आप लोग ये पॉलिसी साइन करते हो तो क्या हम आपको सेफ्टी देंगे। किससे? ये जो बड़े बहुत सारे जो बड़े किंगडम है, यानी बहुत सारे जो रजवाड़े हैं और राजा हैं, ये लोग क्या आप पे कभी भी अटैक कर सकते हैं और आपके राज्य आपसे छीन सकते हैं। तो उनको ये डर दिखा के इन्होंने क्या करा कि हम हमारे साथ ये पॉलिसी साइन कर लीजिए, सब्सिडरी अलायंस, जिसको हम सहायक संधि भी कहते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, सहायक संधि। इस संधि के अंदर क्या हम आपको बचा लेंगे। हमारी आर्मी क्या है, हमारी मिलिट्री जो ब्रिटिश आर्मी है वो 24 घंटे आपके यहाँ रहेंगी, लेकिन इसका खर्चा किसको देना पड़ेगा? इसका खर्चा राजा को ही देना पड़ेगा, ठीक है। और राजा को क्या करना पड़ेगा? अपने जो राज्यसभा है यानी जो राज दरबार है उसके अंदर एक ब्रिटिश सलाहकार भी रखना पड़ेगा। इस पॉलिसी के अंदर बेसिकली ये था। और जो बड़े राज्य को ये बोल के इन्होंने डराया कि अगर बाहर से कोई अटैक होता है तो क्या है हम आपको उससे बचाएंगे, और अगर ये छोटे छोटे राज्यों ने मिलकर आप पे हमला कर दिया तो हम आपको बचाएंगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं 1857 के रेवोल्यूशन को कुचलने में ना इस पॉलिसी का भी एक बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन क्या है, इस पॉलिसी से ना बहुत सारे जो राजा थे वो नाराज़ थे। क्यों? क्योंकि वो फ्रीली डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि जो ब्रिटिश सलाहकार थे वो इनके यहाँ पर थे ही, ठीक है। और इससे क्या है, इसके अंदर ये अगर देखते थे ना कोई राज्य ढंग से नहीं चला पा रहा तो उनका क्या राज्य भी ये लोग कब्जा लेते थे। अब एग्जाम में आपसे ये पूछ सकते हैं कि द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस ये सबसे पहले किसने साइन करा था, ठीक है। द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस सबसे पहले साइन किसने करा था? सबसे पहले साइन करा था हैदराबाद ने, ठीक है, 1798 में, ठीक है। 1798 में क्या हैदराबाद ने सबसे पहले इसको साइन करा था। और हैदराबाद के उस टाइम हेड कौन थे, यानी राजा कौन थे, रूलर जिसको हम कहते हैं, रूलर कौन थे? निज़ाम अली, ठीक है। तो निज़ाम अली ने ये साइन करा था 1798, ठीक है, डेट याद रखना 1798। अब हम बात करते हैं सेकंड कॉजेज़ की। सेकंड कॉजेज़ हमारा है द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये लॉर्ड डलहौजी द्वारा लाया गया था। आप इसको ध्यान रखना, एग्जाम में ये पूछता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, क्योंकि जो लॉर्ड डलहौजी है इनके कार्यकाल में बहुत सारे ऐसे डिसीजन लिए गए थे उस टाइम जो आगे जाके बहुत डेंजरस भी रहे थे, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको याद रखना। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, ये लॉर्ड डलहौजी द्वारा लाया गया था। कब लाया गया था? 1848 में। बेसिकली इस पॉलिसी के अंदर क्या था? इस पॉलिसी के अंदर ये कहा गया था, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, व्यापकगत नीति या गोद निषेध नीति, ठीक है। इस पॉलिसी के अंदर क्या था? इस पॉलिसी के अंदर ये था, अगर कोई राजा है, ठीक है, राजा का अगर क्या खुद का कोई बेटा नहीं है ना, तो क्या है, अगर उसका खुद का कोई बेटा नहीं है और राजा की मृत्यु हो जाती है तो उसके सारे राज्य किसके पास चले जाएंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चले जाएगी, ठीक है। और अगर राजा कोई गोद लेता है किसी बेटे को, ठीक है, यानी राजा है उसका कोई अपना खुद का कोई बेटा नहीं है और अगर वो किसी और को गोद लेता है, ठीक है, तो ये ना ब्रिटिश लोगों को यानी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर है कि वो उसको सुल्तान मानेंगे या फिर उसको राजा मानेंगे कि नहीं, ठीक है। पहले तो ये सीधा डिनाई ही करते हैं, एक तरह से ये बोलते हैं कि अगर राजा का खुद का कोई बेटा नहीं है और गोद लिया हुआ जो बेटा है उसको हम राजा नहीं मानेंगे, ठीक है। बेसिकली इस पॉलिसी के अंदर यही कहा गया था, जिसके लिए इन्होंने क्या करा, इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करा, ठीक है। पहला है कैटेगरी 1, ठीक है। कैटेगरी 1 वो है, इस कैटेगरी 1 वो है जिसके अंतर्गत ये कहा गया जो भी राज्य कभी किसी सुपर पावर के अंडर नहीं रहा, ठीक है, जो स्टार्टिंग से इंडिपेंडेंस रहा हो वो किसी सुपर पावर के अंडर नहीं रहा, उसके लिए क्या उसके अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट है यानी ईस्ट इंडिया कंपनी कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगी, ठीक है। वो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने देगी। लेकिन जो सेकंड कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, जो सेकंड कैटेगरी में आते हैं जो कभी ना कभी किसी ना किसी के अंडर में रहे हो, ठीक है, किसी ना, जैसे वो चाहे वो मुगल के अंडर में रहे हो या पेशवा यानी मराठा साम्राज्य के अंदर रहे हो, ऐसे अगर किसी के अंडर में वो रहे हो तो उसके अंतर्गत इन्होंने कहा जो सेकंड कैटेगरी में जितने भी राजा हैं अगर उनके खुद के कोई बेटे नहीं है, ठीक है, स्वयं का पुत्र उनका कोई खुद का कोई बेटा नहीं है और उसने किसी को गोद लिया है, ठीक है, तो ये हमारे ऊपर है कि हम उसको राजा मानेंगे कि नहीं मानेंगे। मोस्टली ये नहीं ही मानते थे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे नाना साहेब, ठीक है, नाना साहेब को क्या गोद लिया गया था? नाना साहब को किसने गोद लिया था? जो बाजीराव सेकंड थे, ठीक है, जो बाजीराव द्वितीय थे, पेशवा बाजीराव द्वितीय जो थे, उन्होंने क्या है नाना साहेब को गोद लिया था, ठीक है। और बाद में जब उनकी मृत्यु हो गई तो क्या नाना साहेब को पेशवा मानने से मना कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। और क्या करा, जो पेंशन दिया जाता था
पेशवा बाजीराव द्वितीय को वो भी क्या इन्होंने रोक दिया कि हम नाना साहब को पेशवा नहीं मानते तो हम इनको पेंशन भी नहीं देंगे। ओके, तो सेकंड कैटेगरी में आ गया। और अगर आपको और एग्जांपल चाहिए तो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, जिनको मणिकर्णिका जाते हैं, उनका भी खुद का कोई बेटा नहीं था, उन्होंने भी गोद लिया था, ठीक है, तो उनको भी ऐसे ही डिनाई कर दिया गया था। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जिसके वजह से क्या है जो राजा थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा थे इनसे। और जो तीसरी कैटेगरी है, ठीक है, तीसरी कैटेगरी वो है, ये वो स्टेट थे जिनको क्या अंग्रेज़ों द्वारा रिकॉग्नाइज करके बैठाया गया था, ठीक है ना, जिनके अंदर क्या अंग्रेज़ों ने इन राज्यों को एक तरह से स्वीकृति दी थी और इनमें राजा को स्थापित करा था। इसमें ये कहा गया अगर राजा का कोई बेटा नहीं है ना तो ये पूरा राज्य अंग्रेजों के पास चला जाएगा, ठीक है। इसमें गोद लिए हुए बेटे को ये एक तरह से इन्होंने कहा इसमें जो गोद लिया हुआ बेटा है उसको हम किंग मानेंगे ही नहीं। सेकंड कैटेगरी में तो फिर भी ऑप्शन दिया था कि हमारे ऊपर है, हम माने चाहे ना माने, ठीक है, हम मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते। लेकिन जो थर्ड कैटेगरी है उसमें सीधा डिनाइल है कि अगर राजा का खुद का कोई बेटा नहीं है तो वो राज्य किसके पास चले जाएगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला जाएगा, ठीक है। और इसके अंतर्गत सबसे पहला राज्य जो कब्जाया गया था वो कौन सा था, सतारा, ठीक है, सतारा जो महाराष्ट्र में है। और इनके रूलर कौन थे, अप्पा साहिब, ठीक है। ये याद रखना, एग्जाम में पूछते हैं कि सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत जो सबसे पहले राज्य छीना गया था या हड़पा गया था वो कौन सा था, सतारा। और किसके अंतर्गत, और इसके रूलर कौन थे, रूलर थे अप्पा साहेब। ओके, चलो ये तो हो गया पॉलिटिकल कॉजेस। अब हम बात करते हैं सोशल कॉजेस की, ठीक है। जब हम बात करते हैं सोशल कॉजेस की उस टाइम क्या थी, यानी जो अंग्रेज थे वो क्या भारत के जो रिलीजियस चीज़ें थी यानी धार्मिक चीज़ों पर क्या बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने लग गई थी, ठीक है, जिससे क्या बहुत सारे जो धार्मिक लोग थे वो बहुत ज़्यादा आहत हो गए थे। हाँ, इससे क्या ये लोग बहुत सारी चीज़ों में क्या बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे थे, जो भारत के जो कल्चर है, संस्कृति है, उनको चेंज करने की कोशिश कर रहे थे, उसमें बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे थे। जिसके और ये क्या कर रहे थे, जो इंडियन लोग थे उनको क्या क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहे थे, ठीक है, क्रिश्चियनिज्म में ये लोग कन्वर्ट कर रहे थे। और इसके लिए ये लोग तरह तरह के लालच दे रहे थे इनको, चाहे वो टैक्स में छूट हो या उनको कोई और तरह की प्रॉपर्टी दे दी, ज़मीन दे दिया, ज़मीन में टैक्स में पूरी छूट दे दी, ठीक है। इस तरह से क्या है ये लोग इनको एक तरह से लालच दे के क्या है इनको हिंदुज़म से, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उनको क्या कन्वर्ट करवा के क्रिश्चियनिटी में ये लोग कन्वर्ट करवा रहे थे। जिससे क्या है, जिससे ना बहुत ज़्यादा लोग क्या इनसे गुस्सा थे। इसके लिए इन्होंने क्या करा, चार्टर एक्ट इन्होंने पास करवाया था 1833 में, जिसके अंदर क्या क्रिश्चियन मिशनरीज भारत आए और इन्होंने अपने धर्म का क्या प्रचार करा, यानी क्रिश्चियनिज्म को फैलाने के लिए क्रिश्चियनिज्म का प्रचार करा। यहाँ पर प्रचार का मतलब यही था कि ये लोग एक तरह तरह के लोगों को लालच देते थे ताकि क्या है ये लोग क्रिश्चियनिज्म में लोग कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। क्योंकि उस टाइम लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी, लोग आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा मतलब गरीब थे, तो इसका ये लोग फ़ायदा उठाते थे और उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करते थे। उसके बाद हम बात करें सेकंड में, तो सेकंड में हमारा देख सकते हैं एंटी सती प्रथा, जिसको हम सती प्रथा के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। ये क्या है, एक तरह से कुप्रथा यानी बहुत बुरी प्रथा थी जो भारत में बहुत पुराने समय से चलती आ रही थी, जिसके अंतर्गत ये कहा जाता था अगर किसी महिला के अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो जब उस व्यक्ति का जब अंतिम संस्कार किया जाता है, उसको जब जलाया जाता है, साथ में क्या है वुमेन को भी जला दिया जाता था, जो एक तरह से बहुत ज़्यादा कुप्रथा थी। अब इस फोटो में भी देख सकते हो, ठीक है, जो एक बहुत बुरी प्रथा थी, जो कंजर्वेटिव लोग यानी रूढ़िवादी लोग इसको बहुत ज़्यादा मानते थे। तो इसके खिलाफ क्या है आवाज़ उठाई गई थी। और इसके खिलाफ किसने आवाज़ उठाई थी, सबसे पहले जिन्होंने अगर आपसे ये पूछे कि जो भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले सती प्रथा के खिलाफ, सती प्रथा के विरोध में आवाज़ उठाई थी, वो कौन थे, तो वो थे राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। ये है राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। अगर आपसे राजा राम मोहन रॉय, अगर आपसे पूछे भारतीय तो राजा राम मोहन रॉय, अगर आपसे ये पूछे ब्रिटिश कौन था तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। ये दो नाम याद रखना, ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जाता है। अगर आपसे पूछे वो भारतीय व्यक्ति कौन थे जो सती प्रथा के विरोध में थे तो राजा राम मोहन रॉय, और वो व्यक्ति जो ब्रिटिश थे तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। ये दो नाम आप याद रखना, ठीक है। सती प्रथा समझ में आ गई। उसके बाद इन्होंने क्या करा, इस सती प्रथा रोकने के लिए 1829 में ये लोग एक तरह से वो लेके आए रूल कि अब क्या है, इन्होंने एक तरह से ये घोषित कर दिया
कि कोई भी सती प्रथा मतलब सती प्रथा इन्होंने रोकने के लिए रेजोल्यूशन, एक तरह से रेजोल्यूशन ये लोग लेके आए, ठीक है, जिससे कि सती प्रथा रुक जाए। और इससे क्या है, इससे ना कुछ जो रूढ़िवादी लोग थे यानी कंजर्वेटिव जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा एंग्री थे। थी तो ये कुप्रथा ही, एक तरह से ये इंडिया के लिए सही था, बट उस टाइम क्या कुछ रूढ़िवादी जो लोग होते हैं, कंजर्वेटिव थिंकिंग के जो लोग होते हैं, उनको यही लगा कि ये क्या हमारे धार्मिक चीज़ों में इंटरफेयर कर रहे हैं, जिससे क्या लोग इनसे गुस्सा थे, ठीक है। उसके बाद इसी चीज़ को आगे बढ़ा के मान लो कोई वीडियो अगर रहती है, ठीक है, सती प्रथा तो इन्होंने रोक दी, लेकिन उससे क्या होता था, कोई भी विडो या जो विधवा थी लोग अपने घर में नहीं रखना चाहते, ठीक है। इससे इन्होंने क्या करा फिर, जिससे में राजा राम मोहन रॉय ने भी इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया कि विडो रीमैरिज, ठीक है, यानी विधवा पुनर्विवाह, ठीक है, यानी विडो रीमैरिज का कॉन्सेप्ट ये लोग लेके आए और उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करा। और इसके लिए भी ये लोग रेजोल्यूशन लेके आए 1856 में, ठीक है, 1856 में इसके लिए भी रेजोल्यूशन लेके आए, जिससे क्या है लोग और ज़्यादा गुस्सा हो गए, ठीक है, क्योंकि भारत में ये कॉन्सेप्ट नहीं था। भारत में क्या एक औरत का अगर विवाह हो जाता तो वो उसको 7 जन्मों के लिए मानते एक तरह से, तो वो लोग पुनर्विवाह पे विश्वास नहीं रखते थे। लेकिन क्या ये लोग विधवा विवाह का ये लोग कॉन्सेप्ट लेके आए थे, जिससे क्या लोग बहुत ज़्यादा इनसे एंग्री हो गए थे, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आ गई। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, जनरल सर्विस एनलाइटमेंट, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या कहा गया था, इसके अंतर्गत ये कहा गया था कि जितने भी लोग मिलिट्री में काम करते थे, ठीक है, जो आर्मी में काम करते थे, उनको क्या सर्व करना पड़ेगा, कहाँ पर, विदेशों में भी, ब्रिटेन में या फिर कहीं पर भी, यानी समुद्र के पार, ठीक है। यानी भारत में तो लोग सर्विस करेंगे ही, लेकिन ये कंपलसरी कर दिया कि जितने भी लोग आर्मी में आएंगे उनको बाहर ब्रिटिश में या यूरोप में भी उनको सर्विस देना पड़ेगा, ठीक है, यूरोप में भी उनको भेजा जाएगा ड्यूटी के लिए और वो लोग मना नहीं कर सकते। लेकिन इससे क्या, इससे जो इंडियन लोग थे, ठीक है, जो भारतीय लोग जो आर्मी में काम करते थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। क्यों? क्योंकि भारत में ये पुराना कॉन्सेप्ट था कि हिंदुइज्म में कि हम लोग समुद्र को नहीं लांघते, ठीक है, यानी हम लोग समुद्र को कभी पार नहीं करते, समुद्र को हम लोग नहीं लांघते, ठीक है। लेकिन इस ब्रिटिश लोगों को ये अंधविश्वास टाइप का लगता था, जिसके लिए ये लोग जनरल सर्विस ये लोग लेके आए कि सबको ये करना ही पड़ेगा। सब लोग यूरोप में जाके, ये कंपलसरी था कि अगर उनको ड्यूटी दिया जाता है यूरोप में तो उनको वहाँ जाना ही पड़ेगा। लेकिन क्या, इससे जो भारतीय लोग थे उनकी धार्मिक चीज़ें इससे आहत हो रही थी, जिससे क्या लोग इस बात से भी बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक कॉजेज़ की। अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक कॉजेज़ की, ठीक है, तो इकोनॉमिक कॉजेज़ के अंदर क्या है, उस टाइम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, भारत में क्या तरह तरह के टैक्सेस के थ्रू लोगों का आर्थिक रूप से शोषण कर रही थी, ठीक है, जिसके अंदर लैंड रेवेन्यू सिस्टम यानी भूमि कर भी था, जो किसानी के ऊपर लगाया जाता था, ज़मीनों के ऊपर लगाया जाता था, जिसमें क्या 3 तरह के करों में इन्होंने भारत को डिवाइड कर रखा था। पहला है ज़मींदारी सिस्टम, ठीक है, यानी ज़मींदारी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था और रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है। तो इन तीनों को पहले एक एक करके समझते किस टाइप का ये करता। जब हम बात करते हैं ज़मींदारी सिस्टम की, ठीक है, ज़मींदारी सिस्टम के अंदर क्या है, इसमें एक बड़े भूभाग को क्या है एक ज़मींदार के अंदर दे दिया जाता था, जिसको हम जागीरदार भी कहते हैं, ठीक है, इसको जागीरदार के नाम से भी जाना जाता था। इसके अंदर क्या एक बड़े से भूमि को क्या है एक व्यक्ति के अंडर में दे दिया जाता था और उसी व्यक्ति को उस भूमि का मालिक मान लिया जाता था, ठीक है। और वो जो टैक्सेस था उसी व्यक्ति से ये लोग वसूल करते थे, ठीक है। मान लो एक गाँव है, ठीक है, उस गाँव में क्या बहुत बड़ा जो लैंड का टुकड़ा है, यानी एक गाँव की बहुत सारी ज़मीन उसको दे दी वो, और उसी से वो क्या सारे टैक्स वसूल करते थे। और वो जो जागीरदार था वो क्या करता था, खेतों में मजदूर रखवा लेता था या फिर किसी और को भूमि दे देता था कि तुम खेती करो और जितनी उपज हो तुम मेरे को टैक्स दे देना, और वही टैक्स लेके वो क्या करता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे देता था, ठीक है। यानी इसमें क्या जागीरदारों का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा था। क्यों? क्योंकि ये लोग छोटे छोटे किसानों से उसमें खेती करवाते थे और उनसे ज़्यादा टैक्स लेते थे, और कुछ टैक्स क्या ये लोग फिक्स कर लेते थे अंग्रेज़ों से कि हम साल में आपको इतने रुपए देंगे, और जागीरदार के नीचे तो ज़्यादा कर ले रहे थे उनसे, लेकिन अंग्रेज़ों को उनको एक फ़िक्स प्राइस पे ही देना पड़ रहा था, जिससे क्या बीच में जागीरदारों को भी बहुत कमाई इसमें हो रही थी, ठीक है। और ये ज़्यादातर क्या है, ये ज़्यादातर ईस्ट के साइड में चलता था, ठीक है, ये ज़्यादातर क्या है ईस्ट के साइड में, चाहे वेस्ट बंगाल हो गए, चाहे उड़ीसा हो गया, चाहे बिहार हो गए, इस तरफ क्या जागीरदारी सिस्टम ज़्यादा चलता था। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें महलवाड़ी सिस्टम की, ठीक है, महलवाड़ी सिस्टम क्या है, ये महलवाड़ी सिस्टम ये नॉर्थ की तरफ ज़्यादा था, ठीक है,
महलवाड़ी सिस्टम का ये नॉर्थ की तरफ ज़्यादा था। इसके अंतर्गत क्या होता था, इसके अंतर्गत ना एक गांव है, ठीक है, उस गांव के जो जितने भी लोग हैं वो सारे मिलके टैक्स देते थे, ठीक है। एक गांव है, मान लीजिए एक गांव है, ठीक है, इस गांव में 100 घर है, क्या 100 घर मिलके क्या करेंगे, एक ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स देंगे, ये 100 घर मिलके देंगे टैक्स, ठीक है। इसमें क्या, एक गांव जितनी भी उपज होती थी उस एक फिक्स कर लेते थे, चाहे वो 48 पर, ये लोग कर कितना लेते थे, 40% से लेके 56% तक ये लोग उस टाइम इतना हाई कर लेते थे, ठीक है। एक गांव पूरा फिक्स कर लेता था कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को इतना कर देंगे, और वो लोग उसी हिसाब से उनको जितने भी उनकी उपज होती थी, खेती होती थी गांव में, वो सब लोग मिलके इतना कर उनको दे देते थे, ठीक है। जिसको हम क्या कहते हैं, महलवाड़ी सिस्टम, यानी एक महल के अंतर्गत इनको ला दिया जाता था और ये सारे मिलके कर देते थे, ओके। उसके बाद आता है हमारा तीसरा, हमारा क्या है, रैयतवाड़ी सिस्टम, ठीक है। तीसरा हमारा रैयतवाड़ी सिस्टम। अब इसमें क्या होता था, इसमें क्या है, हर व्यक्ति को क्या इंडिविजुअली जाके कर देना पड़ता था। इसमें क्या, जितने भी व्यक्ति थे वो लोग, हर व्यक्ति खुद जाते थे और इंडिविजुअली रूप से कर देते थे। देखो, जो पहले वाला था ना जमींदारी सिस्टम, ये कब लाया गया था, ये लाया गया था 1790 में, ठीक है। ये 1790 में लाया गया था, और जो महलवाड़ी सिस्टम है ये 1792 में लाया गया था, और जो रैयतवाड़ी सिस्टम है ये कब लाया गया था, ये 1798 में भी, ये भी 1798 में ही लाया गया था, ओके। तो ये 3 तरह के कर आपको याद रहेंगे। तो इसके थ्रू क्या, ये लोग बहुत ज़्यादा शोषण करते थे लोगों को क्या बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट पे इनको टैक्स देना पड़ता था, चाहे वो 40% हो या 36% से लेके 56 तक ये कर पहुँच जाता था, ठीक है। तो इससे भी क्या बहुत ज़्यादा लोग नाखुश थे। उसके बाद सेकंड हमारा, अगर हम रीजन देखें, सेकंड रीजन, इसके अंतर्गत ये लोग क्या करते थे, जो इनपुट था, ठीक है, ये लोग क्या करते थे, भारत से कच्चा माल लेके जाते थे और ब्रिटेन में जाके क्या उसका फिनिश गुड बना के, यानी सेकेंडरी सामान बना के, चाहे वो कपड़ा हो या कोई और प्रोडक्ट हो, वो वापस भारत में लाके ये लोग बेचते थे, ठीक है। और इसके लिए इन्होंने क्या करा था, अगर पहले क्या होता था, पहले ना भारत में अच्छे जो हैंडीक्राफ्ट थे, जो हस्तकला थी, वो क्या ब्रिटेन में बहुत महंगी बिकती थी, ठीक है। लेकिन और उसको रोकने के लिए ब्रिटेन ने क्या करा, भारत के एक्सपोर्ट पे टैक्स लगा दिए, ठीक है। भारत का कोई व्यक्ति ब्रिटेन में कोई सामान बेच रहा है तो उसमें क्या बहुत हाई टैक्स लगा दिया गया है, जिससे क्या ब्रिटेन के लोगों को भारत का सामान महंगा पड़ रहा था, इसलिए उन्होंने भी उधर से खरीदना बंद कर दिया, और जो बेच रहा था उसको भी बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा था और उसका इतना फ़ायदा भी नहीं हो रहा था। तो धीरे धीरे क्या भारत की जो हस्तकला है वो भी नष्ट होती गई, ठीक है। और जो बाहर और ब्रिटेन में क्या है, उस टाइम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था और ब्रिटेन से सारा सामान भारत आ रहा था, और भारत में क्या सस्ते दामों में लोगों को सामान मिल रहा था, ठीक है। जिससे जो भारतीय कला थी वो नष्ट होती गई, और जो ब्रिटेन से जो सस्ता सामान आ रहा था वो भारत में एक तरह से डंप हो रहा था और भारत में उसको बेचा जा रहा था, जिससे क्या बहुत ज़्यादा लोग नाखुश थे। क्यों? क्योंकि लोगों के क्या, लोग बेरोजगार हो गए थे उस टाइम, क्योंकि लोग ज़्यादातर भारत में क्या हस्तकला थी है, हाँ, जो हाथों से सामान बनाया जाता था, चाहे वो कपड़ा बुनना हो या फिर कोई अलग हैंडीक्राफ्ट हो, इसकी अलग पहले डिमांड थी। अब धीरे धीरे वो डिमांड कम होती गई, जिससे क्या लोगों के क्या रोजगार छिन गए थे, इससे भी क्या लोग बहुत ज़्यादा नाखुश थे, ओके, ये हो गए। उसके बाद अगर हम बात करें मिलिट्री कॉजेज़ की, मिलिट्री कॉजेज़ में क्या है, जो भारतीय लोग थे ना उनको बहुत लो सैलरी पे रखा जाता था। मिलिट्री कॉजेज़ के अंदर क्या सबसे पहले क्या लो सैलरी, ठीक है, जो भारतीय लोग थे उनको क्या बहुत ज़्यादा लो सैलरी पे उनको रखा जाता था। 7 रुपीज़, ये आप देखो 7 रुपीज़ मतलब उस टाइम के हिसाब से 7 रुपीज़, आज के भी मान लो होंगे 30,000 के करीब या उतने उससे कम होंगे, लेकिन ठीक है, यानी 7 रुपीज़ में उस टाइम बहुत कुछ आ जाता था, ठीक है। तो उस टाइम के क्या 7 रुपीज़ उनको मिलते थे, लेकिन फिर भी क्या है एक तरह से सैलरी कम दिया जाता था, और सेम पोस्ट के लिए अगर कोई ब्रिटिश व्यक्ति उस पोस्ट पे काम कर रहा हो तो उसको हाई सैलरी दिया जाता था, लेकिन जो इंडियन लोग थे उनके साथ एक तरह से भेदभाव किया जाता था और उनके साथ बिहेवियर भी वैसा किया जाता था। अगर कोई भारतीय व्यक्ति मिलिट्री के अंदर गया तो उसके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता था, ठीक है। और सेम वर्क के लिए दोनों को अलग अलग सैलरी दी जाती थी। जो ब्रिटिश लोग थे उनको हाई सैलरी पे रखा जाता था और जो इंडियन लोग थे उनको कम सैलरी पे रखा जाता था, जिसके लिए क्या लोग नाखुश थे। और क्या है, जब भी कोई वॉर की सिचुएशन आती थी या फिर कहीं पर लड़ाई लड़ने जाना है, यानी भारत के बाहर, ठीक है, इंडिया के बाहर, तो इंडियन सोल्जर्स को ये बोला जाता था कि हम आपको डबल सैलरी देंगे
तो आप हमारी तरफ से लड़िए, ठीक है। तो इनको डबल सैलरी पे रखा जाता था और इनको यूरोप के कंट्रीज़ में भेजा जाता था, लेकिन इनको डबल सैलरी का वादा तो किया जाता था, बट क्या है, इनको डबल सैलरी नहीं दी जाती थी, जिससे क्या है, जो मिलिट्री के लोग थे वो भी बहुत ज़्यादा नाखुश थे। तीसरा है जो रैंक, ठीक है। इंडियन, जो अगर कोई इंडियन व्यक्ति मिलिट्री ज्वाइन करता था ना, तो प्रमोशन होते होते वो सिर्फ सूबेदार तक ही पहुंच सकता था, ठीक है। सूबेदार से ऊपर उसका कभी प्रमोशन नहीं किया जाता था और उस सूबेदार से ऊपर उसकी कोई पोस्ट नहीं बढ़ाई जाती थी, चाहे वो कितना भी इंटेलिजेंट हो, चाहे वो कितना भी मेहनती हो, ठीक है। इनसे इनका क्यों, क्योंकि ये लोग सूबेदार से ऊपर कोई पोस्ट देना ही नहीं चाहते थे। जितने भी प्रमोशन होते थे वो किसको दिए जाते थे, ब्रिटिश लोगों को, यानी ब्रिटेन के लोगों को, ठीक है। उसके बाद 1854 में, ठीक है, 1854 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा एक रेजोल्यूशन लाया गया, जिसके अंतर्गत जो मिलिट्री के जो लोग थे, इंडियन मिलिट्री के जो लोग थे, उनको फ्री पोस्टल सर्विस मिलता था, ठीक है। जो इन्होंने वो भी बंद करवा दिया, जिसके वजह से क्या है, लोग बहुत ज़्यादा इनसे गुस्सा हो गए और मिलिट्री में एक तरह से धीरे धीरे इनके प्रति गुस्सा बढ़ रहा था। ओके, ये तो हो गया हमारे मिलिट्री कॉजेज़। अब बात करते हैं हम इमीडिएट कॉजेज़ की, कि ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से क्या है, इतना बड़ा एक तरह से रिवॉल्ट हो गया। सबसे पहले देखो, धीरे धीरे ये सारे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, ये इन सब के प्रति तो धीरे धीरे चीज़ें बढ़ ही रही थी, ठीक है। लोग, उनके अंदर गुस्सा भर रहा था, बट जो भी सारी चीज़ें हुई वो हुई इमीडिएट कॉजेज़ की वजह से, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एनफील्ड राइफल, ठीक है। ये वर्ड याद रखना, एनफील्ड राइफल इमीडिएट कॉजेस में, ठीक है। एनफील्ड राइफल में क्या होता था, जो कारतूस लगता था, यानी जो गोलियां लगती थी, ठीक है, जो कारतूस डाला जाता था वो किससे बनता था, कारतूस किससे बनाया जाता था, उसमें यूज़ किया जाता था सूअर की और गाय की चर्बी, ठीक है। यानी जो कार्टिजेस जो थे, ठीक है, ग्रीस कार्टिजेस, जो 1857 में इस वजह से क्या रिवॉल्ट हो गया था। क्यों, क्योंकि जो इसमें क्या, जो भारतीय जो हिंदू लोग हैं उसके लिए क्या, गाय क्या भगवान के समान है, ठीक है। गाय एक तरह से भगवान के समान है और गाय को क्या माता मानते हैं, लेकिन क्या अंग्रेज़ इसी की गाय की चर्बी का इसमें यूज़ कर रहे थे, जिसके वजह से क्या जो हिंदू लोग थे उनके धार्मिक चीज़ों का आहत हो रहा था, ठीक है। और जो मुस्लिम है, ठीक है, जो मुस्लिम लोग थे उनके अंदर क्या सूअर एक तरह से हराम माना जाता है, ठीक है। यानी सूअर को क्या बुरा माना जाता है, हाँ। और उसमें क्या सूअर की चर्बी भी यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से क्या जो हिंदू और मुस्लिम थे दोनों को एक तरह से धर्म को नज़रअंदाज किया जा रहा था, और जिसके वजह से क्या जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो गए थे, जिसमें क्या मंगल पांडे की सबसे बड़ी भूमिका है, ठीक है। वो हम अगले लेक्चर में बताएंगे, जिसमें क्या मंगल पांडे ने सबसे पहले इसके पीछे आवाज़ उठाई थी, ठीक है। अगर आपसे ये पूछे कि सूअर और क्या कहते हैं गाय की चर्बी का जो कारतूस है उसमें कौन से बंदूक में यूज़ किया जा रहा था, तो एनफील्ड राइफल, ठीक है। ये नाम याद रखना, एनफील्ड राइफल। इसमें देखो आप इमेज में देख सकते हो, उससे क्या पहले ना इसको मुंह से छीलना पड़ता था। कारतूस अगर आपको डालना है ना बंदूक में, क्या इसको पहले मुंह से छीलना पड़ता था, फिर उसको कारतूस बंदूक के अंदर ये लोग डालते थे, और उसी की वजह से क्या इनका एक तरह से धर्म भ्रष्ट हो रहा था, क्योंकि उससे क्या मुँह से उसको लगाना पड़ता था। इस वजह से लोग क्या जो मिलिट्री के लोग थे बहुत ज़्यादा एंग्री हो गए थे इनसे, ठीक है। एनफील्ड राइफल कब इंट्रोड्यूस किया गया था, ये 1856 में मिलिट्री में इंट्रोड्यूस किया गया था और उनको यूज़ किया गया था, ठीक है। स्टार्टिंग विंग यूज इन द प्लेस ऑफ ट्रेडिशनल राइफल की जगह इसको यूज़ करना शुरू करा था। ओके, द एनफील्ड राइफल इंक्लूडेड इन 1856, जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। The production and the training sites of the Enfield rifle in India were the Ambala and, ये जगह याद रखना, अम्बाला एंड दमदम, ठीक है। ये दो जगह याद रखना। तो क्या ये हमारे मिलिट्री कॉजेस थे, और ये मिलिट्री कॉजेस हमारे इसी वजह से थे क्योंकि ये लोग क्या है जो कारतूस है उसके अंदर गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही मैं बताऊंगा। कल के जो अगला जो लेक्चर आएगा पार्ट 2, उसके अंदर हम देखेंगे ये रिवॉल्ट कैसे स्टार्ट हुआ, ठीक है। जिसके अंदर जो मंगल पांडे थे, सबसे पहले मंगल पांडे ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी, ठीक है। कैसे क्या हुआ वो सारी चीज़ें मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊँगा। ओके, जब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टाटा, सी यू।